Hello guys, welcome back to our channel that is Career Wave and today this is the most awesome day because हमारे साथ में है सरिता यादव. That means she is from the batch of SSC IMD and she has qualified the examination with a glorious rank. So without making any delay, let's ask some few questions जो कि आप लोगों ने हमसे बताए हैं कि ये क्वेश्चन हमें पूछने हैं, right? तो फटाफट से बातें शुरू करते हैं. So हेलो सरिता, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू आवर कैरियर वेव. और आप काफी फेमिलियर हैं काफी समय से, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे की जर्नी करते हैं. मेरा नाम सरिता है एंड मैं हरियाणा स्टेट से आती हूँ, वहाँ पे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से. मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है हरियाणा में ही हरियाणा बोर्ड से ही हुई है 10th तक. 12th में CBSE बोर्ड से मैंने 12th पास किया है. उसके बाद BSc फिजिक्स एंड मैथ्स में वो KLP कॉलेज रेवाड़ी से की है. बाकी MSc फिजिक्स मैंने IIT दिल्ली से किया है और करंटली मैं अभी B.Ed कर रही हूँ. जैसे आपने IITs के बाद में B.Ed का जिक्र किया है, तो ऐसा लग रहा है कि आप लगातार कैरियर को लेकर के लड़ाई ही कर रहे थे. नहीं सर, ऐसा नहीं है. टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट पहले से ही रहा है, बट डिलेमा मुझे MSc के बाद वहाँ पे फेस हुआ. तब मुझे डिसाइड करना था कि PhD के लिए जाना चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. PhD के लिए मैंने अप्लाई भी किया था 1-2 जगह जहाँ पे सिलेक्शन हुआ, बट फिर लास्ट में मैंने वहाँ पे ज्वाइन न करना ही ऑप्ट किया. जी. एंड सेकेंड थिंग इज कि SSC IMD को लेकर के आपने लंबे समय से टारगेट किया था कि जस्ट एज अ अपॉर्चुनिटी बस ग्रैब किया है? देयर वाज नो प्लानिंग बिफोर, और वाज देयर एनी प्रॉब्लम बिफोर द नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड? सर जैसे कि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था SSC IMD का 2017 में हुआ था, तो उसके बाद सीधा 5 साल बाद जो ये वैकेंसीज आई हैं, तो जैसे यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही मुझे पता चला कि ऐसे कोई एग्ज़ाम होता है, तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया था. बट ऐसे कोई प्लान या स्ट्रेटेजिक वे में मैंने इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करी. तो मुझे इतना पता था कि आपके चैनल से मैं कनेक्टेड थी टेलीग्राम के थ्रू, तो वहाँ से मुझे पता था ऐसे बैचेस चल रहे हैं जहाँ पे आप फिजिक्स पढ़ाते हैं. तो कहीं ना कहीं माइंड में था कि कुछ इस तरह से कोई बैच ज्वाइन किया जा सकता है ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा सके. ओके, सो यू आर फ्रॉम व्हिच बैच? आई थिंक स्कोरर, राइट? IMD स्कोरर. मैंने वैसे तो 10 डेज पहले ही ज्वाइन किया था क्रैश कोर्स, लेकिन आपने मुझे स्कोरर बैच में शिफ्ट कर दिया था, तो ऐसा. अच्छा. सो ऐसा होता रहता है कि मोस्टली बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो शुरुआत में किसी अलग बैच में रहते हैं, लेकिन अगर एफिशिएंट हैं, ठीक ठाक बढ़िया काम कर रहे हैं, तो देन दे वुड बी शिफ्टेड इन द अदर बैचेस. एंड आई थिंक यू आर द एग्जांपल राइट नाउ. मुझे याद भी नहीं रहता पूरा हर चीज, लेकिन बस इतना याद रहता है कि किस बच्चे से कौन सी बात हुई है. खास करके पढ़ाई वाला पार्ट पूरा याद रहता है, पर क्या चीज हम उसको कौन कौन सर्विसेज दे रहे हैं, एक्स्ट्रा में जो प्रिविलेज रहते हैं, वो तो खास करके नहीं याद रहते हैं. एनीवे, नेक्स्ट थिंग इज कि ATC को लेकर क्या थी? क्या आप पहले ATC को लेकर के जुड़े हुए थे, या फिर IMD एज अ थिंग वाज द ओनली थिंग दैट वाज अट्रैक्टेड बाय माय प्लेटफॉर्म? सर मैंने जैसे मुझे पता चला जुलाई में जो ATC हुआ था, उस टाइम मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, बट वो कह सकते हैं कि उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है. जैसे मुझे पता नहीं चला एग्ज़ाम से 4-5 डेज पहले मुझे पता चला कि अब एग्ज़ाम डेट आ चुकी है एंड 27 जुलाई का एग्ज़ाम है. तो वो बेसिकली मैंने बिना प्रिपेयर किए ही उस एग्ज़ाम को दिया था, तो जिसमें मैं अराउंड 74-75 मार्क्स स्कोर कर पाई थी. मुझे ये भी नहीं पता था कि नहीं, उस बार तो काफ़ी रश हो गया था. हमको लगता है 15 डेज के अबाउट हम लोग को टाइम भी मिला था, तो काफ़ी हेक्टिक था उस टाइम पे. लेकिन लास्ट वाला थोड़ा बहुत तभी समय मिल गया, पर उसके पहले वाला जिसमें आप आई थी तो काफ़ी हेक्टिक था. नेक्स्ट थिंग इज कि लगभग जैसे मान लीजिए आपने डेडिकेशन किया होगा इसके लिए IMD के लिए, तो बहुत ज़्यादा समय इसमें भी नहीं था फिलहाल. तो हमें लगता है कि 16 दिसंबर तक सारे इसके पेपर हो गए थे और लेट से बैच भी स्टार्ट हुआ था नोटिफिकेशन के बाद में. तो क्या डेली डेडिकेशन कितना होना चाहिए, आवर्स ऑफ स्टडीज? ये बात मैं नहीं कहूँगा कि आप IITs से थे या कहाँ से थे, दैट इज डिफरेंट थिंग. कि जो आपकी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं आपको वैसे तो स्ट्रेंथन तो करती है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑन अ जनरल ह्यूमन लेवल पे आपको क्या लगता है कि कितना घंटे तक आपके हिसाब से जेन्युइन था, या आपकी जगह पे कोई और होता तो उसके लिए जेन्युइन होगा? मींस कि कितने आवर्स की स्टडी लगभग सफिशिएंट रहती है IMD IITC की जैसे इस जॉब के लिए? सर इन एग्जाम्स के लिए मैं कहूँगी कि आप 6 to 8 आवर्स अगर डेली दे रहे हैं और 2-3 मंथ्स तक आप ऐसा करते हैं तो वो सफिशिएंट रहेगा.
लेकिन जिस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने लास्ट के 10 डेज़ डेडिकेटेडली इस एग्ज़ाम को दिए थे, तो उसमें 10 टू 12 आवर्स मैं उन लास्ट डेज़ में मैंने वहाँ पे दिए थे। तो उसमें मेरा रूटीन ये रहता था कि आपके कोर्स के जो वीडियोज़ थे, वो मैंने 2 टाइम्स पे उनको देखा था और उसके साथ ही सेक्शनल टेस्ट दिए थे। तो मेरा टारगेट ये था, मुझे ये कंप्लीट करना है, तो जितना टाइम मुझे दिन में मिल रहा था, मैंने वो पूरा यूटिलाइज़ किया था। बाकी ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने आवर्स दे सकते हैं, क्योंकि विदाउट फोकस बुक्स लेके बैठे रहने का भी कोई हाँ, तुक नहीं बनता। कोई टाइम कैलकुलेटर थोड़ी ना है कि आप समय कैलकुलेट करते बैठिए। कुल मिला जुला के ये है कि जो भी हो एफिशिएंट होनी चाहिए। एफिशिएंटली आप 6 से 8 घंटे लगभग देने ही चाहिए एक डेली बेसिस पे, तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर 3 मंथ तक दे दे तो ज़्यादा गुड रहेगा। नेक्स्ट थिंग कि जैसे टेक्निकल पार्ट तो था, साथ-साथ में उसके नॉन टेक पार्ट भी था। टेक्निकल पार्ट के लिए मैं मानता हूँ चलो फिजिक्स आपने हमारे साथ में कर लिया होगा। नॉन टेक पार्ट को आप कैसे हैंडल करते हैं? और ये काफ़ी चैलेंजिंग भी रहता है, वैसे देखा जाए देखने में तो ईज़ी रहता है, लेकिन यहीं से स्कोर भी बनाना है। सो हाउ यू हैंडल दैट? सर नॉन टेक से हम थोड़ा बहुत अवेयर तो रहते ही हैं, जैसे 10th के ऑनवर्ड्स ही एमटीएससी वगैरह एग्जाम्स होते हैं या अदर एग्जाम्स में थोड़ा हमें पता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, रीजनिंग, इन सब के बारे में पता होता है। साइंस स्टूडेंट्स को बेसिकली प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में और जर्नल अवेयरनेस वगैरह इन चीज़ों में। तो उसके लिए जैसे 2021 ऑनवर्ड्स मैंने डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स दिए थे। तो जैसे मैंने एसएसबी इंटरव्यू भी फेस किया था इंडियन नेवी का, और एटीसी का एग्ज़ाम भी भले ही मैंने बिना पढ़ के दिया हो, पर उस टाइम से मुझे थोड़ा जैसे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू पता चलने लग गया था, मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी। एंड टेक्स्ट बुक को भी ज्वाइन किया हुआ था, तो वहाँ से जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे एटीसी के, तो आइडिया हो गया था कि किस तरह के क्वेश्चंस है जो नहीं आते थे। सॉल्यूशन वहाँ पर भी था, टेक्स्ट बुक पे भी। अदरवाइज यूट्यूब वीडियो के थ्रू भी आप कुछ हार्ड चैप्टर जो होते हैं जो आप वहाँ से नहीं समझ पाते, तो यूट्यूब की भी हेल्प ली थी, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर्स या फिर पाइप वाले क्वेश्चंस को समझने के लिए, और कुछ रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए। ओके, इंग्लिश अच्छा टेक्निकल पार्ट में जैसे थोड़ा पार्ट मैथमेटिक्स का आया था, 10+2 लेवल का मैथमेटिक्स था, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली पहले से ये डिसाइडेड था कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि 10th मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बट ये लग रहा था 2-4 क्वेश्चन आने चाहिए मैक्सिमम, पर उनका वेटेज काफ़ी था। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड थे बाई चांस, या आपको पता था ऐसा कुछ भी? सर मैंने अलग से मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि 3 और 4 दिसंबर को जो है एचटेट का एग्ज़ाम था जो मैंने दिया था। एचटेट ये हरियाणा एलिजिबिलिटी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जी। तो उसमें नॉन टेक वाला पोर्शन भी था, कुछ 20 to 25 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक, वहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के आ रहे थे, और इंग्लिश भी उसमें था, जनरल अवेयरनेस भी था। तो उसका टेक्स्ट बुक के थ्रू ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रिपेयर किया था उसको। तो एचटेट टीजीटी जो था वो मैंने मैथ्स से एग्ज़ाम दिया था, तो मैथ्स मुझे थोड़ा सा वहाँ से प्रिपेयर करते हुए मुझे वहाँ से थोड़ा तैयार हो गया था। एचटेट पीजीटी जो कि फिजिक्स से था, तो वहाँ से थोड़ा फिजिक्स भी तैयार हो गया था। तो ऑलमोस्ट 15 डेज़ मैंने वहाँ पे दिए थे। 10 डेज़ मैंने एसएससी आईएमडी का प्रॉपर पढ़ने में दिए थे। तो ऑलमोस्ट इस एग्ज़ाम के लिए आप कह सकते हैं 1 मंथ की प्रिपरेशन ये थी। ऐसा लग रहा है कि आपने जो एचटेट वाला पार्ट था और पीजीटी जो आपने बताया उसका पार्ट था, वो आपने एज अ स्टेप यूज किया है आईएमडी में, राइट? जी सर इनडायरेक्टली ये हो गया। बस जैसे ही एचटेट का पेपर कंप्लीट हुआ, मुझे पता चला 14 दिसंबर को मेरा आईएमडी का एग्ज़ाम है, और फिर वहाँ पे जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा उसका, तो उसमें मैं अच्छा कर पा रही थी, अराउंड 150 आउट ऑफ 200 मार्क्स वहाँ पे मेरे बन रहे थे। तब फिर भी मुझे थोड़ा स्ट्रेस था कि अब थोड़ा पेपर डिफरेंट पैटर्न का आ सकता है, तब मैंने आपको अप्रोच किया था, और आपने बोला कि 10 डेज़ में हो जाएगा, ऐसे आप कर लीजिए। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था, और मैं फाइनली अच्छा कर पाई। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। वैसे अप्रिशिएशन महज है, मेन चीज़ तो होती है आपकी मेहनत। हाँ, ये होता है कि थोड़ा बहुत कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लड़ाई अपनी खुद ही लड़ रहे होते हैं,
तो कई बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और मोटिवेशन मतलब जेन्युइन टाइप का चाहिए, ऐसे हवा वाली नहीं चाहिए, और थोड़ा सा कोई वर्दी पर्सन हो जिसके बात का कुछ असर हमारे ब्रेन पे हो, तो ये चीज थोड़ा सा रहता है। खैर, अगर मान लीजिए आपके जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं एटीसी वाले, इनके लिए कोई एक सजेशन आप देंगे, जैसे जो आपको लगे कि एक गोल्डन रूल है और ये आपको फॉलो करनी चाहिए नए स्टूडेंट्स को? सर आईएमडी एग्जाम के लिए? आईएमडी नहीं, एटीसीज के लिए चाहिए। जैसे आपने आईएमडी में किया, अभी तो फिलहाल एटीसी है सामने, तो एटीसी में जो बच्चा होगा वो क्या सीखे आईएमडी से। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माय बैचेस आर फ्रॉम आईएमडी बैच, क्योंकि लगातार ही सब एक ही साथ में रहे, तो जो बचे वो आईएमडी में आए, आईएमडी में जो सेलेक्ट हो गए, जो बचे वो इस बार एटीसी में है, प्लस जो एक्सटर्नल बच्चे आए हैं वो अलग बात है। तो क्या स्ट्रेटजी इसमें रहनी चाहिए? और आप भी एस्पिरेंट रहे हैं तो आप भी एक आइडिया बता सकते हैं कि जैसे आईएमडी से क्या सिमिलरिटी बता करके कुछ भी इस तरीके से। सर फिजिक्स पोर्शन जो था आईएमडी में एटीसी के कंपैरिजन में थोड़ा आसान मैं उसको कहूँगी, क्योंकि वहाँ पे 100 क्वेश्चंस थे और यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन सिलेबस सिमिलर काइंड का ही है दोनों ही चीज़ों में, एंड नॉन टेक पोर्शन एटीसी में भी है और एसएससी आईएमडी में भी है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बस डिफिकल्टी का थोड़ा सा चेंज दोनों एग्जाम्स में देखने को मिलेगा टेक पोर्शन के अंदर, और एक मैथ्स है जो हमें एक्स्ट्रा एटीसी के अंदर करना पड़ता है, पर मैथ्स काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स। मैथ्स में मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स के कंपैरिजन में हमें कम टाइम देना पड़ता है और हम अच्छा वहाँ पे कर पाते हैं, ये तो फैक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट सबसे बिगर क्वेश्चन है अभी तक का जो हमसे पूछा जाता है, बच्चे खास कर पूछते हैं कि ये कैसे होता है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि आमतौर पे हम लोग मोबाइल को ऐसे हाथ में लेते हैं तो दिख जाता है कि किसी का कॉल आ रहा होगा, इवन दो अभी मेरे पे भी आ रहा है। सो हर टाइम पे कोई कॉल आ रही होती है, या कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई नोटिफिकेशन पड़ा होगा, या फिर ऐसे ही रील्स ही देख रहे हैं। तो इन सबको कैसे आप अवॉइड करते हैं? और ये 90% स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, या फिर जो क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहे हैं बट उनके साथ ये होता है कि यूट्यूब खुलेगा या इंस्टाग्राम खुलेगा या फेसबुक खुलेगा और फिर वो डाइव डाउन करते रहते हैं। तो कैसे ऐसे डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें स्टूडेंट्स लाइफ में, एज इन योर ओपिनियन? तो जैसे कोई भी वैकेंसी आई हुई है एग्जाम्स की, तो आपको पता है कि आपको 2-3 मंथ्स डेडिकेटेडली यहाँ पे देने होंगे, तो उतने टाइम के लिए खुद को लिमिट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को स्मूथ करने वाला है फिर इसके बाद। तो पहले तो अपने माइंड में ये रखें कि आपको 2-3 मंथ्स जो है खुद को लिमिट करना है, सोशल मीडिया से दूर करना है। और इसके लिए आप फ़ोन पे नोटिफिकेशन साउंड जो होती है उसको ऑफ रख सकते हैं। आप सेटिंग्स में जाके कुछ वहाँ पे नोटिफिकेशन को ऊपर, ताकि वो शो ना करे स्क्रीन पे, इस तरह की सेटिंग्स वहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरा यही था, मैं सारी साउंड्स वगैरह ऑफ रखती हूँ। बाकी फ़ोन भी मोस्टली मेरा वाइब्रेशन पे ही रहता है। जब वापस कई बार इम्पोर्टेंट कॉल्स होती है तो आप उनको देख के दोबारा कर सकते हो। जैसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे भी कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हम ज्वाइन करके रखते हैं, उनको आप एक फिक्स टाइम बना सकते हो कि सुबह में देखना है, शाम में मुझे इसमें देखना है, जो असाइनमेंट्स आ रखे होंगे या फिर ग्रुप में क्वेश्चंस डिस्कस हो रखे होंगे, तो आप एक टाइम फिक्स कर सकते हो कि तब मुझे फ़ोन पे ये देखना है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि हम लोग को पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, इवन दो अगर आप रील्स ऐसे चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो द सेम टाइम द पर्सन हु इज स्क्रॉलिंग डाउन, उसको ये पता होता है कि ज्यादा टाइम जा रहा है, बट वो दिमाग में टेंडेंसी आती है ना डोपामिन रिलीज का, डोपामिन एडिक्शन कह सकते हैं उसमें, कि एक रील और देखता हूँ, फिर धीरे धीरे करके टाइम बीतता जाता है। इवन हर कोई अवेयर रहता है कि वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, इवन लोग कसमें भी खाते हैं कर लेंगे, पर हो जाता है वैसे। और जिनके पास में ऐसा कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन होता है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में एक हमारी तरफ से एक सजेशन ये रहता है कि देयर इज अ मी टाइम एप्लीकेशन नेम्ड मी टाइम। यस, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि आपके पूरे डिवाइस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। केवल 1 या 2 कॉल जो आपके इमरजेंसी के लिए चुनते हैं उनको एक्सेस करते हैं। कॉल्स जो आ रहे हैं वो आएंगे, जाने के लिए भी आप 1-2 नंबर फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीट ब्लॉक कर सकते हैं। उस टाइम पे आप चाहेंगे भी तो खोल नहीं सकते, और उसका पासवर्ड बहुत रैंडम सा होता है। अगर आपको खोलना भी होगा करीब 15 मिनट लगेंगे उसके पासवर्ड को टाइप करने के लिए, ठीक है। ऑल दो आपको पता होगा, मेल पे आपके पड़ा होगा, आप वहां से कॉपी करेंगे। दिस इज क्वाइट अट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर, आई थिंक एवरीबडी शुड यूज इट, अगर उसको खुद से कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही तो। एनीवे, नेक्स्ट थिंग इज
व्हाट वाज योर मोरल सपोर्ट? जो सबसे बड़ी बात होती है मोरलिटी की बात होती है कि हमारा मोरल डाउन ना हो जब भी हम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में डर तो लगता ही है, अनसर्टेनिटी लगती है। आजकल वैकेंसीज बड़े लिमिटेड रहते हैं टेक्निकल फील्ड के खास करके, तो ऐसे में अपने आप को मोटिवेट करके रख पाना ये काफी टफ हो जाता है। और एक कंटिन्यूअस जर्नी में कोई ना कोई एक सपोर्ट तो चाहिए होता है। सो हु वाज देन दैट पर्सन और व्हाट वाज द थिंग दैट गाइडेड यू कि हाँ मुझे करना ही करना है? सर जैसे एकेडमिकली मैं अच्छी रही हूँ पढ़ने में पहले से ही, तो जुलाई 2020 में एमएससी होने के बाद मुझे डिसाइड करना था कि मैं एक्चुअली करना क्या चाहती हूँ। तो उसके बाद मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए, खुद को टेस्ट किया, पर आप कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा कि मैंने पूरा सिलेबस किए बिना, विदाउट प्रॉपर मॉक प्रैक्टिस मैंने उन एग्ज़ाम्स को लिखा और उनमें मैं सक्सीड नहीं हुई। तो ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग था मेरे लिए और थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमें सच में आता भी है या नहीं। तो वो सभी चीज़ें थी। तो मेंटली उस स्ट्रेस को डील करने के लिए आप जैसे मैं क्या करती थी, मुझे एक डायरी मेंटेन करने की आदत थी। तो उसमें मैं लिखा करती थी कि मुझे आज क्या करना है, या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं, या आप कुछ किसी भगवान में बिलीव करते हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे ओम गणेशाय नमः, इस तरह से 10-12 टाइम्स आप डेली शाम को सोने से पहले लिख सकते हैं और उस टाइम याद कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर आप भगवान में बिलीव नहीं करते हैं तो आप स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, मेडिटेशन या 10 मिनट एक्सरसाइज मॉर्निंग में, इस तरह की चीज़ें, या फिर ग्रेटिट्यूड, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो 2021 में थोड़ा जो है मेरे एग्ज़ाम्स मुझे जब सक्सेस नहीं मिली तो काफ़ी डिमोटिवेटिंग वो ईयर मेरे लिए रहा था। तो उसमें मैंने यूट्यूब वीडियो की भी हेल्प ली, जिसमें बीके शिवानी के वीडियोस में सुन लिया करती थी, संदीप माहेश्वरी, कुछ सेल्फ हेल्प बुक भी मैंने पढ़नी शुरू करी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्प कर सकती है। और फैमिली में भी आपको आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या मेरे लिए मेरी मम्मी मोरल सपोर्ट थी, जिनको देख के मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, जिनको देख के लगता था कि मुझे भी कुछ करना है, उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। तो इस तरह से सेकेंडली आप अपना कोई फ्रेंड सर्कल या अपना मोटिवेशन एक आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मोटिवेशन को। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मोटिवेशन के लिए जैसे चैनल्स हैं, फैमिली मोटिवेशन ढूंढ सकते हैं। कुल मिला जुला के अगर आपको करना है, आपने डिसिप्लिन कर ही लिया है, तो मोटिवेशन की कमी नहीं है। आप कहीं से भी अपने आप को उस हिसाब से ढूंढ सकते हैं, किसी ना किसी को, राइट? नेक्स्ट थिंग इज कि थोड़ा सा हम लोग एग्जाम के बारे में बात करेंगे। हाउ मच मार्क वाज ऑब्टेन्ड बाय यू? फॉर एग्जांपल कितने नंबर लगभग आए थे आपके इस वाले पेपर में? तो मेरे रो मार्क्स जो है 133 थे आउट ऑफ 200 एंड नॉर्मलाइज होने के बाद 143 मार्क्स जो है बन गए थे। एंड दोनों पोर्शन में मैंने सिमिलर सही स्कोर किया है, अराउंड 68 इस तरह से। कौन से डेट में आपकी एग्जाम थी? मतलब 14th या 16th, 15th? तो 14 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो मेरा एग्जाम था। सेकंड शिफ्ट में आपका था। एवरेज लगभग शिफ्ट भी रहा है, मतलब ठीक ठाक शिफ्ट रहा है, मतलब इजी नहीं था और ना बहुत ज़्यादा टफ था, मॉडरेट लेवल का लगभग पेपर रहा है, इसीलिए आपको नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी बेनिफिट भी मिली है। नेक्स्ट थिंग, दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क, दैट इज व्हाट इज द फीलिंग आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन? जैसे एक होता है ना कि जॉब से पहले की जिंदगी और जॉब के बाद की जिंदगी में बड़ा अंतर आ जाता है ना। एक तो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, ये सारी चीजें, तो वो आप कैसे फील करते हैं? आप अपनी जजमेंट बताएं ताकि लोगों को मोटिवेशन आए। देखो ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो नहीं है, वो स्ट्रगल है अभी जस्ट। असली लाइफ तो शुरू होगी सिलेक्शन के बाद में, और सोसाइटी ही लाइफ देती है एक्चुअली। तो कैसा आपको फील लगा, कैसा मतलब जॉब के बाद में कैसे आपको लोगों के नजरिए में आपका चेंज हुआ, या अपने हिसाब से बताएं? सर जब रिजल्ट आया था, मैंने शाम को रिजल्ट देखा तो मैंने खुद ही अपना रिजल्ट चेक किया था एंड उसमें अपना नाम ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। जब नाम मिला तो काफ़ी रिलीव्ड महसूस हुआ। मुझे ये लग रहा था कि चलो अब वो जॉबलेस वाली फीलिंग वो थोड़ी अब हट गई है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और घर पे फिर सबको बताया तो
अभी क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है जैसे कि डीवी एंड अदर, सो थोड़ा सा एंग्शियस हूँ मैं अभी कि फाइनली तब जॉब करने लग जाऊंगी, तब उस टाइम पे जो है पूरा वाला कॉन्फिडेंस तभी आएगा, अभी पूरा आ नहीं पा रहा है पूरा, इज्जत है पूरी समाज में, घर वाले भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, बट अभी जब तक फाइनलाइज ना हो जाए तब तक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो रहता है, राइट। एनीवे, कुल मिला के शॉर्ट में ये है कि सिलेक्शन से पहले की जिंदगी थोड़ी सी स्ट्रगलिंग है, नेगेटिव है, बीच वाला फेज थोड़ा सा कम नेगेटिव रहता है, इवन अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, बस थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑल्दो आप जर्नी स्टार्ट रखते हैं। एंड नेक्स्ट जब आप फाइनलाइज हो जाते हैं तो आपके पास में एक बैकअप भी होता है और जो कि आपको एक पॉजिटिविटी देता है और उसके दम पे आप ज्यादा बढ़िया बूस्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और बहुत ही जबरदस्त लगा आपसे बात करके। फिलहाल आप अपने बारे में अपनी तरफ से कुछ अगर बताना चाहें, सो द प्लेटफॉर्म इज योर्स। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई बार हम जब सक्सीड नहीं हो रहे होते हैं तो उस डिमोटिवेशन से डील करने के लिए हमें खुद को डेली एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कई दिन ऐसे ही, वीक्स 10 डेज ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रही थी स्टडीज़ पे। तो हमें वो सब चेक रखना चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियो में जैसे बताया उन तरीक़ों में से, या फिर सर भी बताते हैं, उस तरह से खुद को मोटिवेट रखने के लिए हम कोई एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। और किसी न किसी एग्ज़ाम पे कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। सबसे मेन प्रैक्टिस है, जिसमें मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। आप खुद को, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करती है, तो आप अपनी स्पीड पे पूरा काम करते रहें, बीच में छोड़ देने पर स्पीड वो नहीं बनी रहती जो पहले थी। इसलिए एग्ज़ाम से 2-3 मंथ्स पहले सभी चीज़ों को भूल के बस पढ़ाई पर और प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा ध्यान दें। ऑल द बेस्ट। ओके, एंड द लास्ट थिंग फ्रॉम माय साइड दैट इज कि सिलेक्शन तो हो गया है पर मिठाई मेरी नहीं आई है अभी तक, क्योंकि एक ही डिमांड मेरी रहती है अपने स्टूडेंट से कि बाकी कुछ हो ना हो, कॉल आए नहीं आए डजंट मैटर, लेकिन एक मिठाई का डब्बा जरूर आना चाहिए। सो आई विल फॉरवर्ड यू द एड्रेस एंड आई विश कि हमारे पास में मिठाई का डब्बा आएगा। एंड व्हेनेवर इन द लाइफ टाइम, व्हेनेवर यू विजिट लखनऊ, आई होप यू विजिट अस टू, और एटलीस्ट मिलेंगे तो जरूर ही, राइट? ओके, सो दैट वाज ऑल, सो वी शुड मूव ऑन फर्दर, राइट? Okay, so hello guys, this was Sharita Yadav from IMD scorer batch for scientific assistant. She scored very well, as you already watched her the session, that is interview, and I think this video inspired you a lot. और आप में से जितने भी बच्चे हैं, आई थिंक इस समय के हिसाब से 22 के आसपास में आप लोग थे. सो एनीवन इफ ही वांट्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑन द प्लेटफॉर्म, ही इज मोर देन वेलकम, एंड इफ ही डजंट, दैट डजंट मैटर. बट ये एक चीज हमारे तरफ से रहेगी रिक्वेस्ट, दैट मीन्स जैसे हमने कहा मिठाई का डब्बा जरूर भेजना है. ओके, एंड एवरीबडी अदर देन द परसेंटेज दैट दे आर सेलेक्टेड इन दिस बैच, लाइक कुछ ऐसे जरूर बच्चे रहे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि उसके बाद की जो वैकेंसी आ रही है टीसी की, इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है. फिर इसके साथ में आपके नॉन टेक बेस्ड पे सीजीएल है, टेक्निकल में जैसे अभी आपने देखा कि जियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट आपको सामने दिखाई देंगे, हम आपको शेयर करेंगे करके सारे. तो टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस लगभग ऐसे ही रहने वाला है और बहुत आराम से आप स्कोर कर पाएंगे. बस पॉजिटिव रहिएगा, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिएगा. सो दैट वाज ऑल, विश यू द बेस्ट, बाय बाय.